हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों, आज हम इसमें बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसको कि हम लोग प्रशासनिक विधि के नाम से जानते हैं। और ये साथियों आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी होता है। यहाँ पे MCQ जो भी बन सकते हैं उन सभी MCQ को भी हम यहाँ पे डील करेंगे। और मैं आपको ये MCQ के साथ साथ ये ऑब्जर्व भी कराते हुए चलूँगा कि ये बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन में कब कब और कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। साथियों, अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है ये किस किस रूल पे डिपेंड करता है, जो अपने अपने जो हमारे जो प्रोफेसर्स हुए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, AB डायसी साहब की बात करते हैं, प्रोफेसर हार्ट साहब की बात करते हैं, KC वेरे साहब की बात करते हैं, डायसी साहब की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे जूरिस्ट हुए हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल उनके द्वारा किस किस टाइम पे कैसे कैसे प्रोवाइड किए गए हैं, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, जब हम ये बात करते हैं जब हम बात करते हैं प्रशासनिक विधि मीन्स की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो हमें यहाँ पे देश भर के डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलते हैं। और डेफिनेशन क्लॉजेस हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वर्तमान समय में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो शक्ति का पृथक्करण हुआ था वो किस केस में हमको देखने के लिए मिलता है। तो साथियों, अगर हमारे दिमाग में एक केस आता है और वो कौन सा केस होता है, केशवानंदा भारती का मामला होता है। और साथियों, केशवानंदा भारती का एक इंपॉर्टेंट मामला होता है और इस मामले में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर हमको क्या बताया गया था। वहाँ पर हमको बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया और वो बेसिक स्ट्रक्चर आज तक हम लोग लेकर के चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक क्या दिया गया था, एक प्रिंसिपल गाइडलाइन दे दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से हम तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। तो साथियों, अगर हम इसको पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें अंतर्गत जूरिस्प्रूडेंस भी देखने के लिए मिलता है। तो उसी के तर्ज पे हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है, यह प्रशासन से संबंधित विधि है। किससे संबंधित विधि है साथियों, तो प्रशासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के संगठन, शक्ति और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। और ये बात हम और आप नहीं कर रहे हैं, और ये बात कौन कर रहा है, सर आइवर जेनिंग्स साहब के द्वारा ये बात कही जा रही है। अब इसी तरह से अगर हम विधि के शासन की बात करते हैं कि विधि का शासन हमारे ऊपर कौन कौन सा डील करता है। साथियों, अगर हम विधि के शासन की बात करते हैं तो हमारे पास एक केस आता है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है। और इसमें PN भगवती साहब का मानना है कि ये इसके अंदर जो प्रशासन मनमानापन अपवर्जित करता था उसी के बारे में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। किसके अंतर्गत, तो बच्चन सिंह के मामले के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट में इसमें कह रहा है कि AK क्राइपक बनाम भारत संघ का मामला। और AK क्राइपक बनाम भारत संघ का मामला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और इस मामले के अंतर्गत भी हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास शीला बसेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला आता है और ये भी मामला हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होता है और यहाँ से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उन सभी पॉसिबल फैक्टर्स को मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है, प्रशासनिक कानून एवं विकसित समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। किसके अध्ययन है साथियों, तो सत्ता के पैथोलॉजी का ये अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए एक फार्मूलेशन का केंद्र बिंदु है। और ये बात किसने कहा है साथियों, तो ये बात डेविस महोदय साहब के द्वारा कहा गया। और आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि ये एग्जामिनेशन में कहाँ पे पूछा गया, तो बिहार जे 2018 का पेपर हुआ था, उसी बिहार जे 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्ति तथा प्रक्रिया, खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण संबंधी विधि है। यह प्रशासनिक विधि की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है, तो किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है साथियों, तो KC डेविस साहब के द्वारा यह परिभाषा आपको देखने के लिए मिला है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे अगर यहाँ से आता है क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रशासनिक विधि को विधि शास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विशेषकर भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली है। तो साथियों अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 20वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पे क्या दिया गया था, एक मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता है। और ये किसने बताया था, तो न्यायाधीश रे साहब के द्वारा इस प्रकार का बात कहा गया था। और वो कौन सा मामला था साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा, यहाँ पे 1 मिनट,
यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी होगा। एडीएम जबलपुर बनाम ए.के. शुक्ला का मामला है। साथियों एडीएम जबलपुर का अगर हम केस देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेट करते हैं और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड मामला आता है। और साथियों जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रशासन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जब हम प्रशासन की बात करेंगे तब हमको बच्चन सिंह का केस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रशासन के द्वारा उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई थी। ए.के. क्राइपक का मामला हमको देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई थी। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ का मामला देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई थी। सिर्फ साथ ही साथ डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल का मामला हमको देखने के लिए मिलेगा। जहां जहां प्रशासन की गड़बड़ी को हमको देखने के लिए मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको क्या करता है, बाय द टाइम बिंग उसको ऑब्जर्व करता है और उसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सारी बातों को यहाँ पे क्या करता है, वो रखता है। आप देख सकते हैं बिहार जो 2018 का ये पेपर है, जो भी इसके चीज़ में मैं रेफरेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ साथियों, आप उसको ध्यान से गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि वो सभी के सभी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ेंगे तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से आप इसको क्या कर रहे हैं, मैच करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है, तो जो प्रतिनिधि कानून होता है उस पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उच्च ढंग से प्रयोग किया जा सके। प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण क्या है, तो साथियों प्रतिनिधि कानून का जो नियंत्रण है वो प्रक्रियात्मक नियंत्रण होता है और बिहार जो 2018 के एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है प्रशासनिक कानून के तहत सशर्त विधायन क्या होता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सापेक्ष विधायन की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो सापेक्ष विधायन के रूप में भी जाना जाता है। कार्यकारिणी कोई नियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि नियम बनाने की शक्ति उसमें नहीं होती है। कार्यकारिणी के अंतर्गत क्या होता है, नियम बनाने की शक्ति नहीं होती। नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है साथियों, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास नियम बनाने की शक्ति होती है। आप देख से चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आस्क किया जा रहा है सब बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछा गया ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के आपके सामने आया हूँ। नेक्स्ट कर रहा है प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह संस्था शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य का निर्धारण करता है। और ये बात कौन कहता है साथियों, ये बात आइवर जेनिंग्स साहब के द्वारा कहा जा रहा है, जो कि प्रशासनिक विधि में एक अच्छा पोस्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। साथियों ये रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अब एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड हो रहा है वो धीरे धीरे बदल रहा है और इसी बदलते हुए ट्रेंडिंग में क्या कर रहा है, ये रीजन और असर्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अभिकथन एक कर रहा है भारतीय संविधान अत्यंतिक कठोर के साथ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। ये कौन कर रहा है, ये कथन कर रहा है। कारण कर रहा है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। इसका करेक्ट आंसर कौन मार्क किया जाएगा साथियों, तो ए वाला। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। किस चीज़ की बात कर रहा है, कर रहा है आर ए का सही स्पष्टीकरण के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं अपितु कार्यों पर बल देता है। किस चीज़ पर देता है साथियों, अपितु संरचना पर नहीं कार्यों पर बल देता है। प्रशासनिक विधि की शक्तियों के संचालन तथा नियंत्रण से यह परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो बेड ने ये जो बेड महोदय हैं इसी बेड महोदय के द्वारा इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विधि का शासन का मतलब क्या होता है। जो रूल ऑफ लॉ होता है विधि के शासन का प्रशासन, इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या तात्पर्य होते हैं। तो साथियों अगर हम विधि के शासन का मतलब समझे हैं तो कानून की भावना की व्याप्त और मनमानापन से बचना ही क्या होता है, विधि के शासन के नाम से जानते हैं। और ये बिहार जुडिशरी 2018 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, डायसी के अनुसार कानून के शासन के अर्थ की चर्चा निम्न में से किसके अंतर्गत की जा सकती है। तो किसके अंतर्गत की जा सकती है, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत की जा सकती है और बिहार जुडिशरी 2016 के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन भी रेज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूर्वाग्रह निर्धारण करने के लिए परीक्षण का नाम है। तो क्या नाम है, तो उचित संभावना परीक्षण के नाम से हम इसको जानते हैं और बिहार जी 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेज भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कह रहा है संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच में समानता बताइए। दोनों के बीच में हमको समानता बताइए और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी किया जाएगा। कह रहा है दोनों संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून है। अगर हम संवैधानिक कानून कहें या फिर प्रशासनिक कानून कहें, ये किसके ऊपर लागू होता है, तो साथियों ये समाज के ऊपर लागू होता है। सार्वजनिक रूप से इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है और ये बिहार जे 2016 के एग्जामिनेशन में अपहेल्ड किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में
केसी डेविस ने कानून के शासन के कई अर्थ दे दिए हैं, तदनुसार सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या है? ए और बी यहाँ पे सही विकल्प है। ए में कानून के निश्चित नियम की बात की जा रही है, बी में विवेक का बहिष्कार के बारे में बात किया जा रहा है, और ये बिहार जे 2016 के एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाही पर लागू होते हैं, और ये बात किसके द्वारा कहे गए थे? तो ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ के मामले में ये कहा गया था। अभी मैंने आपको ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ के मामले के बारे में बताया है। अगर हम इस मामले को हम डील करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ का मामला है, इसमें कहा गया था कि संविधान में विधि शासन प्रशासन में समस्त विचारों का आच्छादित करता है। किस की आच्छादित करता है साथियों? तो समस्त विस्तार को आच्छादित करने का काम करता है। और ये कौन सा मामला है? ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ का मामला। ये मामला आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी रिलेवेंट है, और ये बिहार जे 2018 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद को वैधता के सवाल पर सीमित रखना है। न्यायिक समीक्षा के क्या आधार है? हम न्यायिक समीक्षा के क्या आधार है? तो साथियों यहाँ पे सी वाला, ए और बी दोनों यहाँ पे न्यायिक समीक्षा के आधार है। ए वाला में कह रहा है कानून की एक त्रुटि या अपनी शक्ति का अतिक्रमण के बारे में कर रहा है। बी में कर रहा है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या बिना किसी कारण के निर्णय के बारे में बात कर रहा है, और ये बिहार जे 2018 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है कि राज्य के संविदात्मक दायित्व के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है, निम्न में से किस शर्त का पूरा किया जाना चाहिए? अब किस शर्त को पूरा किया जा सकता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ए मार्क किया जाएगा। कह रहा है किया गया अनुबंध राष्ट्रपति या सरकार की ओर से जैसे संभव हो क्रियान्वित किया जाएगा। जिस प्रकार से अगर राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया गया है या फिर सरकार के द्वारा किया गया है, जिस प्रकार से उसको शर्त में माना गया होगा उसी प्रकार से उसको क्या किया जाएगा? क्रियान्वित किया जाएगा। और ये बिहार जे 2016 का आपका क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है? तो प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत किसको नहीं माना जाता है साथियों? तो यहाँ पे प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत जो होता है वो रूढ़ी को नहीं माना जाता है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी रूढ़ी को नहीं माना जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है रूढ़ी को वहाँ पे माना जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं माना जाता है, क्योंकि ये प्रशासनिक विधि की बात कर रहा है, और प्रशासनिक विधि यहाँ पे ऐसा चीज होता है जो रूढ़ी को देख करके वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। कह रहा है भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था या किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए और बी के दोनों की बात कर रहा है। ए में कह रहा है प्रामिसरी स्टाम्प और न्यायिक उम्मीदवारों के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, और बी जो कह रहा है शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का किस प्रकार से हम ट्रांसफरेबल कर रहे हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से कौन सी शक्ति किसको दे रहे हैं, वही कह रहा है शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन के सिद्धांत के बारे में बात करता है, और ये बिहार जे 2018 के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी आप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को डील करते हैं। प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार निम्न में से किस धारा साक्ष्य अधिनियम में अधिनियमित किया गया है? तो किसमें किया गया साथियों? तो धारा 123 के अंतर्गत किया गया है, जो कि बिहार जे 2016 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पे प्रत्यायोजित विधायन के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा। जब हम प्रत्यायोजित विधायन की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हमको इंग्लिश में इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस के नाम से जानते हैं, प्रत्यायोजन विधायन, और इंग्लिश में इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके अंतर्गत इसके विकास के निम्न क्रम हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे संसद के द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, कानून के विषय वस्तु की विशिष्टता की तकनीकीपन को हमको देखने के लिए मिलता है, लोकहित की मान्यताएं हमको देखने के लिए मिलता है, कि ये जो प्रत्यायोजन विधायन है कि इसके विकास के कारण हमको यही सारी कारण हमको देखने के लिए मिलता है। अगर सामान्यतः हम इसकी बात करते हैं तो देखिए कह रहा है प्रत्यायोजन विधायन क्या होता है? तो साथियों कार्यपालिका विधायन जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको प्रत्यायोजन विधायन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं। प्रशासनिक विधि के स्रोत में कौन नहीं है? तो साथियों प्रशासनिक विधि के स्रोत में वाद रिपोर्टर्स को हम लोग नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यायोजित विधायन विधि निर्माण पर नियंत्रण का कौन सा साधन नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा साधन नहीं है? तो मंत्रिपरिषद का जो नियंत्रण होता है यहाँ पे ये साधन के तौर पर काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। प्रभाव के आधार पर कह रहा है प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजन विधान को
कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं? तो साथियों ये 3 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। कह रहा है भारत में प्रत्यायोजित विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन संविधान बनाने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकती है। कब हो सकती है? तो जो संविधान होता है उसके बनाने के बाद भी क्या किया जा सकता है? पश्चात भी तय हो सकता है। यह किस केस में तय किया गया था? तो साथियों किस केस में किया गया था? री डेहली लॉज एक्ट का मामला आया था 1951 का, और इसी मामले में इसको देखा गया था, और ये बिहार जे 2016 का आपका क्वेश्चन भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधायन है। जो विषय वस्तु होता है इसके आधार पर जो हमारा प्रत्यायोजन है, जो हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, ये क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है। अधीनस्थ विधायन होता है, सशर्त प्रत्यायोजन विधि होता है, और व्याख्यात्मक विधि भी होता है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है विधि शासन का विरोधी। जो विधि होता है वो शासन का क्या होता है? विरोधी कहीं ना कहीं होता है, यही यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। प्रशासनिक विधि विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग रोकना है, और इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? साथियों सी होगा। प्रशासनिक अधिकार के बारे में बात, अधिकारी के बारे में बात कर रहा है, और ये MPCJ 2005 का क्वेश्चन भी हमारा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। कह रहा है प्रशासनिक विधि विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी होगा। प्रशासनिक अधिकारी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। MPPCS ये 2005 का ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ऐसे कई कानून हैं जो कि विधायिका से नहीं बल्कि प्रशासनिक कक्षों से आते हैं, इसे प्रतिनिधि डेलीगेटेड कानून कहा जाता है। और यह कैसा होता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। कार्यकारिणी कानून से ये अलग होता है। किससे होता है साथियों? तो जो कार्यकारिणी का कानून होता है उससे अलग होता है, और बिहार जुडिशरी 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आस्क भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रोफेसर राफ्स साहब इसके रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। उस कार्य को चुनिए जिसे प्रशासनिक नियम के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ए होता है। पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए शक्ति के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है, और बिहार जे 2016 के एग्जामिनेशन का ये आपका क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधायन को असंवैधानिक एवं अवैध बताया है? तो किसने बताया? तो उपरोक्त सभी मामले में, जैसे पोल्ट्री कॉर्पोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत, पनामा रिफाइनरी कंपनी बनाम रेन के अंतर्गत, कार्टर बनाम मैकार्टर कोल कंपनी के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। जहाँ तक प्रत्यायोजित विधायन के नियंत्रण का प्रश्न है, किसकी बात करते हैं साथियों? तो जब प्रत्यायोजन विधायन मीन्स की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नियंत्रण का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौत अधिकारिता की प्रविधि में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है जहां प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशित नहीं किया गया हो, जहां पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार से प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशित नहीं किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के संसदीय नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अनुषंगिक जो नियंत्रण होता है ये इसका तरीका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 को ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है गलत उत्तर बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है गलत उत्तर बताइए में प्रत्यायोजित विधायन को निम्न आधार पर चुनौती दी जा सकती है। तो कहाँ पर दी जा सकती है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ए होगा। भारत में युक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधायन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसको चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो साथियों प्रत्यायोजन विधायन को यहाँ पे चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। कह रहा है प्रत्यायोजित विधायन को न्यायालय में निम्न आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि प्रत्यायोजित विधायन जनहित के विपरीत हो तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। गलत उत्तर बताइए। प्रत्यायोजन विधायन निम्न प्रकार से हैं। तो प्रत्यायोजन विधायन निम्न प्रकार से कौन है? तो आपातकालीन जो विधायन होता है साथियों इसको प्रत्यायोजन विधायन बताते हैं, और यही निम्न प्रकार से माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कह रहा है गलत उत्तर बताइए। यहाँ पे कह रहा है गलत उत्तर ही बताइए। तो गलत उत्तर क्या होगा? लोकहित की मांग करना जो होगा। प्रत्यायोजन विधायन के विकास में निम्न कारण है लोकहित की मांग करना, तो ये इसका गलत उत्तर माना जाएगा। संसदीय नियम का अभाव होता है, विषय वस्तु की तकनीकी होता है, लचीलेपन की आवश्यकता होती है, और ये शायद मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वादों में से किसने कहा है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का लक्ष्य है न्याय सुनिश्चित
सुनिश्चित करना, या यदि नकारात्मक रूप से कहा जाए तो अन्याय को रोकना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए होगा। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय विधायिका शाही संसद इंपीरियल संसद की अभिकर्ता या प्रतिनिधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वीन बनाम बुराह के मामले के अंतर्गत ये बात देखने के लिए हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। तो फीस आरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकृत किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में अदालत प्रशासनिक कानून के तहत प्रत्यायोजित विधान की वैधता तय करती है और कुछ प्राण तय करती है। किस प्रकार से तय करती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी और ये डी होना चाहिए। ये ए और बी दोनों सही है। ए और बी की बात करता है। ए में बात करता है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरस की बात करता है, और बी में बात करता है साथियों जहां मूल अधिनियम असंवैधानिक एवं प्रत्यायोजित विधान असंवैधानिक हो। और ये देख सकते हैं बिहार जे 2016 के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं साथियों। कर प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा रही है। तो प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा किस प्रकार की रही है? भारत एवं अमेरिका के तौर पे यहाँ पे प्रत्यायोजन विधायन रही है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। कह रहा है किस सीमा तक संसद अपनी शक्ति का प्रत्यायोजित कर सकता है? तो किस सीमा तक? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आवश्यकता शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। जो आवश्यकता की शक्ति होती है उसको हम लोग प्रत्यायोजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा साथियों कह रहा है कि प्रत्यायोजित विधान को अमेरिकी उच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में मान्यता प्राप्त हुई है? तो कौन सा मामला है? तो याकूब बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला है, और इसी मामले के अंतर्गत ये बात आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधायन हेतु विभिन्न समिति गठित होती है। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 15 मार्क किया गया है, और इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कह रहा है बताइए निम्न में से किस आधार पर प्रत्यायोजित विधायन को अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता है? तो किस पे अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता है? तो साथियों इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। कर प्रत्यायोजित विधान के कतिपय प्रावधानों के अधिकारातीत के बारे में यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। सही उत्तर बताइए। प्रत्यायोजित विधान को भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। मूल नियम इसकी अनुमति दे और इसके लिए पर्याप्त न्यायोचित हो तभी इसको किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधायन के नियंत्रण के लिए उपबंध नहीं है? तो साथियों यहाँ पे मंत्रियों की समिति द्वारा नियंत्रण जो होता है यही उपबंध नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यायोजित विधायन नियंत्रण कर सकता है? तो कौन कर सकता है साथियों? तो प्रत्यायोजित डेलीगेटेड अथॉरिटी है, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसका नियंत्रण कौन कर सकता है? तो विधायिका ही उसका नियंत्रण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि प्रत्यायोजित विधायन एवं सशर्त विधायन में अंतर बताने वाला वाद है। तो कौन है? हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला आया है, और इसी मामले के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 54 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा। प्रत्यायोजन विधायन की शक्ति पर यह प्रतिबंध है कि आवश्यकता विधायी शक्ति का प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि प्रत्यायोजित विधायन का वर्गीकरण होता है। तो कैसे वर्गीकरण होता है? तो सामान्य होता है, असामान्य होता है, हेनरी अष्टम खंड न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन करने वाले पे होता है। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है सार्वजनिक प्रत्यायोजन विधायन का प्रकाश होना आवश्यक है। यह किस वाद में कहा गया था? तो हरला बनाम राजस्थान का मामला एक आया था, उसी मामले में ये देखने के लिए मिला था। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है प्रत्यायोजन विधायन मीन्स की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बाइबिल के रूप में किस केस को जाना जाता है, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान का एक हिस्सा नहीं है। तो ये दिल्ली भूमि अधिकरण के विषय के अंतर्गत ये केस को माना जाता है, और इसको बाइबिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों ये था आपका प्रशासनिक विधि से रिलेटेड 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे रखने का और सभी टॉपिक्स को मैंने कवर करने का भरपूर प्रयास किया। साथियों अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, रेलिवेंट है, तो आपके साथ में कमेंट सेक्शन होता है साथियों। आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो रहा है
और अगर इसका नेक्स्ट सेशन भी चाहिए तो साथियों आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका नेक्स्ट सेशन भी आप हमको प्रोवाइड कर दें, तो मैं इसका नेक्स्ट सेशन भी आपको पार्ट सेकंड भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा बिहार जुडिशरी से रिलेटेड मैंने काफ़ी MCQ सेशन करा दिए हैं। साथ साथ हमने जो माइनर एक्ट है, जैसे हिंदू माइनर एक्ट के अंतर्गत आ जाता है, मुस्लिम विधि आ जाता है, अपकृत्य विधि आ जाता है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम आ जाता है, फिर साथ ही साथ हमारा कंपनी लॉ आ जाता है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आ जाता है। इन सभी एक्ट को मैंने क्या किया, मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। आप चाहें तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उसको वॉच भी कर सकते हैं। और साथियों आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ साथियों समय से पहले आपके पास वो अपडेट पहुँच जाए। और फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।